हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आपका वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है एम गेम। ठीक है, अब मैंने जैसे मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को शुरू करने से पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी कभी आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो आपको पेन और बुक लेके बैठना है और जो मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करना है। जब मैं आपको कहता हूं आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए तो आप 1 मिनट के वीडियो को पॉज करके आपके नोटबुक में वो नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। वैसे इसके डिटेल नोट्स मैं आपको जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आगे जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको मेंशन करते जाऊंगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है जो मैंने अभी शुरू किया है आपका जो फाउंडेशन का पार्ट है जिसको मैं ब्रिज कोर्स कहता हूं, ये ब्रिज कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टर्म्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये टर्म्स आपको कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। जो भी टीचर आपके सामने खड़ा होगा आगे जाके वो सीधा सीधा आपको 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का पहला पेज खोलेगा और उसको ऐसे वैसे सिखाना शुरू कर देगा। और अगर आपका जो बेसिक है वो अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए ये जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेसिकली है 9th और 10th स्टैंडर्ड का, लेकिन वो क्या करेंगे, हम उसको रिवाइज करके जल्दी से 11th ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, जिससे जब भी कभी आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आगे वाले टीचर की हर एक बात आपको समझ में आ सके। तो मेरे इस लेक्चर में आगे बने रहिए और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और क्या सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ऐसे वीडियो बना सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। तो मेरे इस लेक्चर में आगे तक बने रहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर और मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करना, यानी हम किसका स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर आपने इससे भी पहले पढ़ा होगा। देखो अब एटम क्या होता है तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो अगर आप एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे तो आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है रे बेटा। तो बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके सराउंडिंग में कौन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो देखो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होता है इस पार्ट को कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसको कौन सा पार्ट कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये सब बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, सिर्फ हम रिवाइज करेंगे कि कैसा होता है। देखो एटम के बीच में जो है वो है न्यूक्लियस, ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, अब न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है रे बच्चों तो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है तो वहां प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो हमको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स पे ये हमेशा ध्यान में रखना कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है N0, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E-। अब जैसे जैसे लिटरेचर यानी आपकी जो बुक्स है वो अगर आप रेफर करोगे तो इनके जो रिप्रेजेंटेशन है ये डिफरेंट होते जाएंगे। तो कभी कभी प्रोटॉन्स को E पॉजिटिव करके भी ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप आपकी नई टेक्स्ट बुक उठा के देख लोगे 11th स्टैंडर्ड की तो आपको प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय E पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू लिटरेचर चेंज होता है। आपने P पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे N0 से रिप्रेजेंट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो तो लिटरेचर का चेंज है, जैसे जैसे लिटरेचर चेंज होगा इनका रिप्रेजेंटेशन चेंज होते जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन बता दिया। ठीक है, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन्स का अगर डिस्कवरी किसने की है तो उसका नाम है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की है तो जे थॉमसन ने की।
अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनको कंबाइनली देखो क्या कहा जाता है, कंबाइनली क्या कहा जाता है, इनको कंबाइनली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है इनको कंबाइनली, तो न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों के बारे में यानी न्यूक्लियस के बारे में अगर किसी ने बताया होगा तो वो बताया है रुदरफोर्ड ने। किसने बताया है, तो रुदरफोर्ड। तो इनके साइंटिस्ट के नाम है, अब देखो बाकी वीडियो लेक्चर्स में लोग क्या करते हैं, तो इनके साइंटिस्ट के नाम, इनके एक्सपेरिमेंट पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। एक्चुअली इन एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी किसी ने पूछा नहीं है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि कौन से पार्टिकल का, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी किसने किया। इन सबको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइनली सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। मैं इधर एक सेंटेंस लिख देता हूं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स and electrons combinedly called as subatomic particles। क्योंकि ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, अब देखते हैं, अब रुदरफोर्ड ने किसके बारे में बताया, तो न्यूक्लियस के बारे में बताया, साथ ही साथ उसने किसके बारे में बताया, तो प्रोटॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया। ठीक है, और न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया, तो न्यूट्रॉन के बारे में बताया है हमको चैडविक ने। किसने बताया है, तो चैडविक ने। तो इतनी बातें आपको ये जनरलाइज वे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पार्ट आपका इससे भी पहले हुआ है। तो देखो हम फिर से एक बार समअप करते हैं कि एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होती है उनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, तो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे कौन सा चार्ज रहता है, नो चार्ज रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, तो रुदरफोर्ड ने हमने बताया। साथ ही साथ उसने किस सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया, तो प्रोटॉन के बारे में बताया। उसने न्यूक्लियस के बारे में बोला, उसने प्रोटॉन के बारे में बोला, लेकिन उसने न्यूट्रॉन के बारे में कभी क्लियर बताया नहीं। उसने सिर्फ आइडिया दी थी कि वहां पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, लेकिन एक्चुअल जो इसका डिस्कवरी है न्यूट्रॉन्स की, वो किसने की, तो चैडविक ने की। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक पार्ट है, ये आपका 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में ये सब आपका हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्ट को आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब एटम जो होता है, एटम, एटम क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, देखो एटम है, एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एटम किससे बना है, तो प्रोटॉन से बना है। ओके, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ ही साथ उसमें कौन है, तो न्यूट्रॉन्स है। ओके, न्यूट्रॉन्स है, इसका मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं, इसका चार्ज क्या है, तो जीरो है। ओके, और साथ ही साथ उसमें कौन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is always equal to number of इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो सेम होते हैं। इसका मतलब किसी भी एटम में पॉजिटिव इज इक्वल टू कौन सा चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज होगा। तो हमको पता है पॉजिटिव निगेटिव एक में को क्या कर देते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। इसके वजह से आपका एटम ये क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जिनके ऊपर चार्जेस है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यू सेम होती है। इसके वजह से एटम ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ऐसा आपने एक सवाल भी सॉल्व किया होगा 9th स्टैंडर्ड में कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज इट कंटेन्स
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वली इन नंबर। अगर दोनों इक्वल इन नंबर है तो दोनों के चार्ज एक में को कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के वजह से एटम क्या हो जाता है, तो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये सब आपको आपकी बुक में नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसे नोट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं हमारे एटम के साथ। देखो अब हमको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड सराउंड में रिवॉल्व होते हैं। ओके, अब देखो, अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का ही मास होता है। न्यूट्रॉन हैज मास, यानी इनको ही मास है। इलेक्ट्रॉन हैज निग्लिजिबल मास। अब इलेक्ट्रॉन का निग्लिजिबल मास है, यानी देखो एटम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं उसमें, अब उस पार्ट में हम बाद में घुसेंगे, शेल्स और ये क्या है, ठीक है। तो एटम बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन एटम का जो मास है वो कहाँ है, तो सेंटर में है, सिर्फ न्यूक्लियस में मास है। तो यहाँ पे हमको एक बात ध्यान में आती है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटॉमिक मास। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एटॉमिक मास, क्योंकि उनका खुद का कुछ मास भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंसिटी, यानी एखादा एटम कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो कौन है, तो डेंसिटी। अब हम बोलते हैं ना कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है यानी कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी ज्यादा रहना। अगर कम बहुत सारी जगह में कम लोग रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो डेंसिटी कम रहती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेस या फिर डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यानी हम एटम से यहाँ पे समझ में आ गया है कि जो हमारा न्यूक्लियर पार्ट है वो एटॉमिक मास डिसाइड करता है और इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करता है, तो डेंसिटी या फिर जगह डिसाइड करता है कि वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वहां पे कितना प्रेजेंट है। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आपने आपके 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम उसको रिवाइज करके चलेंगे। तो देख लो मैंने क्या कहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का निग्लिजिबल मास होता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो डेंसिटी के लिए, उसकी जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी पढ़ा है उसका हमको एक टेबल प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये टेबल क्या करता है, ये आपको स्टडी करने में हेल्प करता है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर रिवाइज करना चाहते हो, तो टेबुलर मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द रिवीजन। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स किए, देखो नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको कहते हैं हम, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और किसको, इलेक्ट्रॉन्स। पोजीशन ऑफ एटम, यानी वो कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। सिंबल, उनका सिंबल क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो देखो मैं इसको एक टेबल के तरीके से आज जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ा है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मैं लिखता हूँ प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन लिखा, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, तो पोजीशन इन एटम इन न्यूक्लियर पार्ट लिखता हूँ, कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है। ओके, सिंबल क्या है इसका, एक तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी पॉजिटिव और ई पॉजिटिव। अब वो चेंज होता है सिंबल अकॉर्डिंग टू द तुम्हारा लिटरेचर। ओके, तुम क्या पढ़ रहे हो वहां से चेंज होगा, ठीक है। अब चार्ज, अब चार्ज क्या है इसके ऊपर, तो चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, चार्ज क्या है यहाँ पे, कौन सा है, तो पॉजिटिव। और इसको 0.1 चार्ज कहते हैं, 0.1 चार्ज यानी +1।
एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास होता है 1 U। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अगर हमको प्रोटॉन का मास मेजर करना होगा तो हम उसको मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। देखो म्यू कैसे ड्रॉ किया है मैंने, इस तरह से, ओके। ये सिंबॉलिक फॉर्म है उसका, ठीक है। अब दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आपके सामने लिखता हूं मैं। दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है। फिर से कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N और N0। अब ये आपके लिटरेचर पे डिपेंड है, जो लिटरेचर आप पढ़ोगे उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, ये क्या रहता है, तो न्यूट्रल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, तो जीरो चार्ज। और इसका भी एटॉमिक मास यूनिट कितना रहता है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक न्यूट्रॉन का मास होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब जैसे हमारा मास हम केजी एमजी, मैक्सिमम टाइम एमजी में तो नहीं गिनते हम किस में गिनते हैं, तो केजी में गिनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हमको किसका मास गिनना होगा, तो सब एटॉमिक पार्टिकल का। तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, ओके। इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। और उसका अगर सिंबल देखा जाए तो E माइनस, उसका सिंबल क्या रहता है, तो E माइनस, या फिर कभी कभी वो सिर्फ E से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, E माइनस या फिर E। अब ये क्या होता है, तो ये निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है ये, निगेटिवली चार्ज, ओके। और इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है 0। मैंने अभी पढ़ा है आपको कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी मास होता नहीं। तो ये सब चीजें आपकी बेसिक में 9th स्टैंडर्ड में हो चुकी है, फिर भी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो उसको रिवाइज कर रहे हैं। और हम कल से शुरू करेंगे हमारा एक्चुअल पार्ट। बस आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, फिर हम 11th स्टैंडर्ड की जो बेसिक टर्म्स है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप ये सब क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।